इनक्वास, लक्ष्य, मुस्कान, कायाकल्प का सर्टिफिकेशन एक साथ हमें CSC, STH, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर एक साथ कराना है। बट चेकलिस्ट इसके बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा चेक पॉइंट्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। और यदि इनक्वास और कायाकल्प हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PSC, अर्बन PSC पर एक साथ कराना है तो इसकी भी चेकलिस्ट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी लंबी चेकलिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें एक साथ कराना है, एक साथ मॉनिटर करना है, एक साथ गैप एक्शन प्लान बनाना है, एक साथ गैप क्लोजिंग एक्शन प्लान बनाना है। इन सब सवालों का आज हम जवाब लेकर आए हैं। मैं डॉक्टर जसवंत कुमार मल, डिविजनल क्वालिटी कंसल्टेंट, गोरखपुर डिवीज़न से हूँ। मैं पहले तो सभी मेरी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार एवं उनका मैं काफ़ी आभार आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे बनाए हुए जो भी कंटेंट हैं, वीडियो हैं, काफ़ी उस पर विश्वास करते हैं। तो ये काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, चूँकि ये वीडियो बनाने में, ये कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगा है। काफ़ी चेकलिस्ट, इनक्वास, लक्ष्य, मुस्कान, कायाकल्प की चेकलिस्ट, हर लेवल की फैसिलिटी का पढ़ना पड़ा है। उसमें से सारी चीज़ें कंपाइल करना पड़ा है, एक साथ करना पड़ा है, ताकि हम एक साथ मॉनिटर कर सकें, एक साथ सर्टिफिकेशन के लिए हम जा सकें और एक साथ उसको प्रिपेयर कर सकें और एक साथ उसका गैप एक्शन प्लान बना सकें। और एक साथ इसको हम किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी अथॉरिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं या हमारे सीनियर्स हैं, उनके द्वारा मॉनिटर भी एक साथ हम करा सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चेकलिस्ट डेवलप किया गया है, जो कि आप अंत तक देखेंगे तो इस चेकलिस्ट का कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज करना है, ये सब चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा। चेकलिस्ट तो आपको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उसे कैसे यूज करना है ये आपको पता चलेगा। तो हम चेकलिस्ट पर आते हैं। देखिए, चेकलिस्ट आपका मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है एज अप्लीकेबल, चूँकि 100% तो ये अर्बन CSC, CSC, FRE, SDH, DH डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो ये तो कई कई 100% ये अप्लीकेबल है। बट आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PSC, UPSC, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बीच बीच में डिस्कस कर दूंगा। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। करीब 10-15% चेक पॉइंट्स ऐसे हैं, पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं, सब पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में ही सब पॉइंट हैं जो वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जितने पॉइंट्स हैं सब तो अप्लीकेबल है, जितने हेडिंग्स हैं सब अप्लीकेबल है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PSC, UPSC को अप्लीकेबल नहीं होगा। जो आप लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट इस मॉनिटरिंग चेकलिस्ट से आप सभी लेवल की फैसिलिटी के जितने आपके ऑब्जर्वेशन के चेक पॉइंट हैं, स्ट्रक्चर चेक पॉइंट हैं और जो रिकॉर्ड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो आपको पता चल जाएगा और आइडिया लग जाएगा। आप मॉनिटर कर सकते हैं, गैप एक्शन प्लान बना सकते हैं, आप किसी से भी मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हेडिंग्स पर जाने, सीरियल नंबर है, मॉनिटरिंग चेक पॉइंट है, अभी ऑब्जर्वेशन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे, स्टेटस अगर पूरा है तो यस और नो कर देना, रिमार्क जो चीज़ें आपको लग रहा है गैप है उस पर हम रिमार्क में लिख कर उसका गैप एक्शन प्लान बना सकते हैं। अब पहला क्या है, जब भी हम किसी फैसिलिटी में जाते हैं तो पहला चीज़ है फैसिलिटी नेम। फैसिलिटी नेम होना चाहिए प्रॉपर, वो परमानेंटली डिस्प्ले होना चाहिए डे और नाइट में। डे और नाइट का मतलब ये है कि लाइट नाइट में भी वो विजिबल हो, लाइट उस पर डिस्प्ले वो हो कि शो हो कि लाइट उसको नाइट के भी में पढ़ा जा सके। और प्रॉपर लोगो, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई लोगो है, हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई लोगो है तो वो लोगो लगा हो, या NHM का लोगो लगा हो, या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोगो बना हो, जो अप्लीकेबल है उस हिसाब से लोगो बना हो और नेम परमानेंटली डिस्प्ले हो। सिटीजन चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि एक लोकल लैंग्वेज हो, जहाँ का भी हिंदी हो या उसके अलावा जो भी लैंग्वेज हो, या इंग्लिश हो, इंग्लिश के साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज हो, बाइलिंगुअल होना चाहिए। क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, अवेलेबल सर्विस, जो सर्विसेज उपलब्ध हो, अपडेट ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्टाफ और बेड, कितने स्टाफ और बेड अवेलेबल हैं, पेशेंट का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
साइकिल टाइम फॉर द क्रिटिकल सर्विस। साइकिल टाइम फॉर क्रिटिकल सर्विसेज मतलब जो क्रिटिकल सर्विस लैब टेस्ट हुआ आपका या कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें कितना समय लगता है इन जनरल ऑन एवरेज। डिटेल ऑफ फीस फ्री एंड पेड सर्विसेज, जो आपके यहाँ मुफ्त सेवाएं हैं या पेड सर्विसेज है वो डिस्प्ले होना चाहिए पब्लिक के लिए। लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है हॉस्पिटल से, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, हैंडीकैप हुआ, डेथ हुआ, तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर नहीं होता है, जहाँ पर बीपीएमओ स्टाफ होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल वहीं से इशू होता है। मेडिकल रिकॉर्ड विथ प्रोसेसिंग इशूइंग, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल सीएससी से होता है। कोई मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको कितना समय में, अगर स्टाफ पेशेंट मांगता है, उसके अटेंडेंट मांगता है, तो कितने समय में आप लोग उपलब्ध कराते हैं वो डिस्प्ले होना चाहिए। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हम जो भी आप इन्फॉर्मेशन पब्लिक मांगती है तो हम देने में सक्षम हैं। गिरदान रिड्रेसल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी शिकायत अगर कोई पब्लिक की होती है, पेशेंट की होती है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है, उसका पूरा सिस्टम मैकेनिज्म डिस्प्ले होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जहाँ भी रेफरल सेंटर पर आप रेफ़र करते हैं उस फैसिलिटी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर, इंचार्ज का कॉन्टैक्ट नंबर, पुलिस का, फायर का, इतना कम से कम रहना चाहिए। इसके साथ साथ वुमेन वेलफेयर या चाइल्ड का को भी आप कर सकते हो, वो भी डिस्प्ले कर सकते हो। अपडेट अवेलेबल ईडीएल एंड लैब टेस्ट, जो भी फैसिलिटी वाइज इसेंशियल ड्रग लिस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसमें कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है, कौन सी उपलब्ध नहीं है, उसी तरह से लैब टेस्ट कौन सी उपलब्ध है, कौन सी नहीं उपलब्ध है, ये डिस्प्ले होना चाहिए। फैसिलिटी लेआउट, फैसिलिटी लेआउट प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें फ्लोर कितना है, आपका एरिया कितना है, कौन कौन से एरिया कहाँ पर है, रूम कौन कौन से हैं, इसका डिटेल होना चाहिए। एक प्रॉपर बना होना चाहिए किस फ्लोर पर कौन सा एरिया है, कौन सा रूम है, इसका प्रॉपर एक नक्शा, लेआउट का नक्शा बना होना चाहिए, जिससे ये किसी भी मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो उनको आइडिया लग जाए कि कहाँ पर क्या है, उन्हें खोजने में या वहाँ पहुँचने में काफ़ी इजी हो जाए। फिर आता है हर्बल गार्डन, जनरल वेस्ट मैनेजमेंट, चूँकि फैसिलिटी पर ग्रीनी होना चाहिए, ग्रीनेस होना चाहिए, फैसिलिटी पर एक हर्बल गार्डन होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन, चूँकि वहाँ पर स्टाफ भी रहते हैं, पेशेंट का भी आना जाना रहता है, तीरंदार का भी आना जाना रहता है, तो हर्बल गार्डन में अक्सर ऑक्सीजन इमिटिंग प्लांट होना चाहिए, कुछ हर्बल प्लांट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट, जो जनरल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, तो रिसाइकिल का व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पर। कंपोस्ट भी, जो वर्मी कंपोस्ट, जिसमें आप क्या नाम है, कंपोस्ट भी, जो वर्मी कंपोस्ट भी में जो भी आपके हॉस्पिटल पर फैसिलिटी पर पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते का यूज हो जाए ताकि उससे खाद बन जाए। तो वहाँ पर जो भी आप ग्रीन प्लांट्स लगाए हैं, जो भी हर्बल प्लांट्स लगाए हैं, उनमें उस खाद का प्रयोग हो जाए। वर्मी कंपोस्ट, जो भी अगर किचन की व्यवस्था है आपके यहाँ, कोई भी जूठन वगैरह निकलता है तो वर्मी कंपोस्ट में यूज करके उसे हम वहाँ से भी खाद बना सकते हैं, जो कि हमारे जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर वो चीज़ यूज हो जाए। 2 बकेट सिस्टम, चूँकि अब पहले ब्लैक डस्टबिन रहता था जनरल वेस्ट के लिए, लेकिन अब 2 बकेट सिस्टम हो गया, जिसमें ग्रीन होता है वेट गार्बेज के लिए, ब्लू होता है ड्राई गार्बेज के लिए। वेट गार्बेज ही आपके कंपोस्ट बीज और वर्मी कंपोस्ट बीज में यूज होते हैं। वेट में आपके पत्ते उत्ते, जूठन उठन, ये सब चीज़ें यूज होता है, तो वो सब चीज़ आप कंपोस्ट बीज, वर्मी कंपोस्ट बीज में यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें पेपर वगैरह डाला जाता है। और ड्राई गार्बेज में आपके ब्लू डस्टबिन में ड्राई गार्बेज डाला जाता है, जिससे प्लास्टिक वेस्ट चीज़ें डाली जाती हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड। ये आपके जनरल वेस्ट के, और जनरल वेस्ट जहाँ भी आपका इकट्ठा होता है वो सिक्योर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जानवर न जाए। उसमें ऐसी चीज़ें रहते हैं जिसमें जानवर उसको खाते हैं या इधर उधर ले जाते हैं, तो वो गंदगी, तो आपका जनरल वेस्ट का जो स्टोरेज एरिया हो सिक्योर हो, और कोशिश रहे कि वो पर डे आपके फैसिलिटी से लिफ्ट हो जाए, वहाँ से हटाया जा सके। फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूनिफॉर्म साइनेजेज एंड डिमार्केशन। पब्लिक को ये पता रहे कि हाँ यहाँ पर इस एरिया में यह रास्ता जाता है,
पब्लिक हेल्थ के लिए फैसिलिटी पर CSC PSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है। और साइनेजेज यूनिफॉर्म हो, ये नहीं कि अलग अलग कलर को, एक यूनिफॉर्म साइनेजेज जो भी स्टेट द्वारा बताया गया हो उस कलर में वो साइनेजेज बना हो, एरो जो भी बना हो यूनिफॉर्म कलर में बना हो, ताकि पब्लिक को जानने में समझने में वहाँ पहुँचने में ईजी हो। ये कैसे होना चाहिए, तो अप्रोच रोड हो, अप्रोच रोड से फैसिलिटी का डायरेक्शन पता हो, डिफरेंट एरिया और डिपार्टमेंट जो भी एरिया और डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर रूप से साइनेजेस द्वारा एरो द्वारा उसको डिमार्केट किया गया हो, लिखा हो। पार्किंग एरिया में आपका स्टाफ, एम्बुलेंस और जनरल पार्किंग जो भी है वो पता होना चाहिए स्टाफ को भी, एम्बुलेंस की पार्किंग कहाँ है और जनरल पार्किंग कहाँ, पब्लिक को पता। टॉयलेट स्टाफ, पब्लिक और डिसेबल्ड टॉयलेट जो भी है वो डिमार्केटेड है होना चाहिए कि ये स्टाफ टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट, यहाँ डिसेबल्ड जो भी विकलांग है उनके लिए भी टॉयलेट है, यह वृद्धजन है। जोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका प्रोसीजर एरिया है जिसमें OT आता है, जिसमें जोनिंग होना चाहिए, प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, स्टेराइल जोन, डिस्पोजल। लैब एरिया में आपका कलेक्शन एरिया, सैम्पलिंग एरिया, रिपोर्टिंग एरिया, डिस्पोजल एरिया। अगर बड़े हॉस्पिटल हैं तो इसके लिए अलग अलग रूम होते हैं, अगर छोटे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो वो एरिया डेजिग्नेटेड होते हैं। किचन की जहाँ भी व्यवस्था है, CSC या CSC से ऊपर या PSC पर भी अगर किचन की व्यवस्था है प्रसूता महिलाओं के लिए, डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए, तो उसमें किचन में भी एरिया डिमार्केटेड हो। ड्राई राशन, वेट राशन, प्रिपरेशन एरिया, कुकिंग एरिया, वॉशिंग एरिया, ये एरिया डिमार्केटेड हो। ट्राई एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये इमरजेंसी और लेबर रूम में जहाँ पर पेशेंट डायरेक्ट आते हैं। इमरजेंसी में ट्राई एजिंग, इमरजेंसी कैजुअलिटी में ट्राई एज एरिया हो। अगर एक साथ ज़्यादा पेशेंट आ जाएं तो, या सीरियस पेशेंट आ जाएं तो उसको कैसे वहाँ पर फ्री एग्जामिन करके उनको एडमिट करना है, रिफ़र करना, वो डिसीजन हो जाए। इसी तरह लेबर रूम में, एसएनसी NBSU में और हीमोडायलिसिस में यहाँ पर ट्राई एजिंग या प्री एग्जामिनेशन एरिया होना चाहिए। ये खासकर आपके CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। फिर स्ट्रेस रिलीविंग एरिया, ये आपके फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप योगा स्ट्रेस रिलीविंग के लिए स्टाफ के लिए योगा रूम प्लस पब्लिक के लिए भी योगा रूम, खासकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डेडिकेटेड प्ले एरिया, CSC DS डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में प्ले एरिया होना चाहिए। चूँकि स्टाफ क्वार्टर रहता है तो स्टाफ के बच्चे या स्टाफ को खेलने के लिए प्ले एरिया होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल या DS में। प्लस क्रेच फैसिलिटी, जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ 24/7 चल रहा, वहाँ पर महिलाएं ड्यूटी करती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को देखभाल के लिए या मिल्क फीडिंग के लिए अगर माँ अगर बच्चों को साथ में लेकर आ रही हैं ड्यूटी पर, तो उनके लिए थोड़ा सा क्रेच एरिया बना हो बच्चों को खेलने कूदने के लिए और सिक्योर रहें। फिर उसके बाद वेल मेंटेन प्लास्टर एंड पेंटेड होना चाहिए। आपका फैसिलिटी जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, DH हो, CSC हो, PSC हो, CSC FRU हो, वेल मेंटेन होना चाहिए और पेंटेड होना चाहिए, प्लास्टर पेंटेड होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, इंटेक बाउंड्री वाल होना चाहिए विथ कैटल ट्रैप, अगर बाउंड्री वाल है तो कैटल ट्रैप के साथ हो। फैसिलिटी बिल्डिंग मेंटेन होना चाहिए, इंटरनल रोड, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम वो क्लोज होना चाहिए। डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट प्रॉपर होना चाहिए। गुड एसेस, नॉन स्लिपरी रैम्प, आपके फैसिलिटी को जो भी फैसिलिटी है उसको गुड एसेस अच्छी तरह से वहाँ पर पहुँच सके मरीज, उसके लिए नॉन स्लिपरी रैम्प होना चाहिए। हैंड रेल सीनियर सिटीजन के लिए, पेशेंट केयर एरिया, ग्रीन एरिया, पार्किंग एरिया ETC ये सब प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। वायर में सब मॉस्किटो नेट इन ऑल विंडो एज फर्निश, जितने भी खिड़कीज हैं वहाँ पर वायर नेट या मॉस्किटो नेट की व्यवस्था रहनी चाहिए। वेल मेंटेन फर्नीचर होना चाहिए, जो भी फर्नीचर यूज कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर चेयर हो, टेबल हो, नर्सिंग टेबल हो, एग्जामिनेशन टेबल है, पेशेंट बेड्स हो, अलमीरा हो, ये सब वेल मेंटेन होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके यहाँ है तो काफ़ी अच्छे। कायाकल्प में भी इसके चेक पॉइंट्स हैं ताकि जो भी वाटर वेस्ट ना हो उसका यूज हो सके। नो लूज हैंगिंग वायर एट एनी एरिया, किसी भी एरिया में हैंगिंग वायर, लूज हैंगिंग वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट सेफ्टी और स्टाफ सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है। अब लास्ट तक बने रहेंगे तो इस वीडियो में आपको हर चीज़ें पता चल जाएगा कि हमें एक साथ किस तरह से सर्टिफिकेशन पूरा करा लेंगे और उसके
रिलेटेड हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अब 24/7 वाटर एंड पावर सप्लाई सभी लेवल के फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ता है। जनरेटर, इन्वर्टर, 24/7 पावर सप्लाई के लिए एडिक्वेट इल्यूमिनेशन एज पर द नीड इन ऑल एरिया विथ एनर्जी इफिशिएंट पर एलईडी बल्ब होना चाहिए। क्रिटिकल एरिया, प्रोसीजर एरिया में एग्जॉस्ट फैन आपका वार्ड, ओपीडी, किचन, टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। वाटर स्टोरेज ओवरहेड टैंक होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। आरओ होना चाहिए स्टाफ और पब्लिक दोनों के लिए। जितनी बड़ी हॉस्पिटल उस हिसाब से इसकी संख्या होनी चाहिए। अब आता है वर्क प्लेस मैनेजमेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भी स्टाफ का वर्क प्लेस है वो किस तरह से मैनेज होना चाहिए। चाहे नर्सिंग स्टेशन हो, चाहे डिस्पेंसिंग काउंटर हो, जहाँ भी स्टाफ वर्क कर रहा है उस एरिया कैसे में, तो जितने मेडिसिन है, नर्सिंग स्टेशन है, वर्किंग स्टेशन है, रजिस्टर है, फाइल है, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, बेडशीट, अलमीरा, इतनी जितनी चीज़ें वो लेबल्ड होना चाहिए। लेबल्ड होना चाहिए कि उस पर क्या क्या चीज़ें, उसका नाम लिखा होना चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए। अरेंज एंड मैनेज सिस्टमेटिकली होना चाहिए। सभी चीज़ सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए। एज पर वर्क प्लेस मैनेजमेंट 5S है, जिसमें सॉर्टिंग, सेटिंग ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन है। इसमें यही बात कही गई प्रॉपर वे में उसको अरेंज होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए। 3 मंथ नियर एक्सपायरी मेडिसिन अलग एरिया में रहना चाहिए, सेपरेट एरिया में, ताकि वो पहले ख़त्म किया जाए। कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। जो अनयूज चीज़ें हैं या जंक मटेरियल है वो एक सेपरेट प्लेस में या डिनेटेड या सिक्योर एरिया प्लेस में या रूम में होना चाहिए। जैसे जिस लेवल की फैसिलिटी, अगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो एक एरिया डिनेटेड हो जो अनयूज चीज़ें हैं। और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर रूम है एक्स्ट्रा तो आपको जो भी अनयूज चीज़ें हैं या जंक मटेरियल हो वहाँ वो उससे रूम में होना चाहिए। एसटीजी सभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन सभी ओपीडी और आईपीडी में होना चाहिए। इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का मैनुअल होना चाहिए। जो भी आपका इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसका प्रोटोकॉल या उसका मैनुअल जो भी मशीन के साथ मिलता है कि थोड़ा बहुत अगर ख़राब हो या सेटिंग में दिक्कत हो तो आप उसे स्टाफ ही उसे कर सके, कंप्लीट कर सके। ट्रे या ड्रम अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। 7 डिलीवरी ट्रे आपके लेबर रूम में, इमरजेंसी ट्रे इमरजेंसी लैब और सभी आईपीडी वार्ड में होना चाहिए। जो भी इमरजेंसी ड्रग ट्रे आपके लैब में भी होना चाहिए, इमरजेंसी में तो होना चाहिए, सभी आईपीडी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। एनेस्थीसिया ट्रे ओटी जहाँ ओटी पर, और ड्रेसिंग ड्रम आपके इमरजेंसी या ड्रेसिंग रूम है तो वहाँ हो। इसके साथ अगर आईपीडी वार्ड बड़ा है तो आईपीडी वार्ड में भी ड्रेसिंग ड्रम अलग से रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं सैनिटेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस। सैनिटेशन और क्लीनिंग प्रोसेस, सैनिटेशन और क्लीनिंग प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल मॉपिंग होता है क्लीनिंग में। तो सर्कुलेटरी एरिया, एक्सिलरी एरिया में ट्वाइस बार क्लीनिंग होना चाहिए। वार्ड एंड एम्बुलेटरी एरिया में 3 बार। प्रोसीजर एरिया, सिंक, टॉयलेट ट्वाइस आर जब जब ज़रूरत हो। चूँकि प्रोसीजर एरिया पर डिपेंड करता है कितने प्रोसीजर हो रहे हैं। जैसे डिलीवरी रूम है, प्रोसीजर एरिया, अगर दिन में 10 बार डिलीवरी हो तो 10 बार उसे क्लीन करना पड़ता है। ड्रेनेज सप्ताह में 1 बार। वाटर टैंक कम से कम 3 महीने में 1 बार उसकी सफाई हो और डेट और टाइम वहाँ मेंशन हो, ताकि नेक्स्ट अगले 3 मंथ के बाद उसको क्या आ जाए। 3 बकेट सिस्टम होना चाहिए। एडुकेट क्लीनिंग मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए। इसमें ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड, फेनॉल, ड्राई एंड वेट मॉप अलग अलग रहना चाहिए सभी प्रोसीजर क्लीनिंग एरिया के लिए। और कहीं भी डर्ट, ग्रीस, स्टेन, बर्डनेस, गार्बेज, काउबेड से किसी एरिया में नहीं होना चाहिए। मतलब झाले, झंकार, पक्षियों के घोंसले, ये सब चीज़ किसी भी आपके एरिया में, किसी भी आपके प्रोसीजर एरिया हो, ओपीडी हो, वहाँ पर नहीं होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट। देखिए सभी लेवल की फैसिलिटी के लिए यूज़फुल है। आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपको हर चीज़ें, अभी तो ऑब्जर्वेशन की चीज़ें रिकॉर्ड पर आएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि रिकॉर्ड आप एक साथ कैसे सभी सर्टिफिकेशन का आप बना सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर एबिलिटी होनी चाहिए। कैप, मास्क, पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कैप, मास्क, एप्रन, ग्लव्स, गमबूट, शूज कवर, वेस्ट हैंडलर पीपी जो आपके वेस्ट उठाते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, उनका जो पीपी रहता है वो होना चाहिए। हैंड वॉशिंग एरिया,
होना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल के अंतर्गत, जैसे ओपीडी, लैब, लेबर रूम, इमरजेंसी, सिंक आदि जगह आपका हैंड वॉशिंग एरिया रहना चाहिए। और साथ में वहाँ पर हैंड वॉशिंग डिस्प्ले भी रहना चाहिए। साथ में आपका एडिक्वेट क्वांटिटी में आपका क्लीनिंग मटेरियल होना चाहिए, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड, फिनॉल, ड्राई एंड वेट मॉप, ये सब क्लीनिंग के लिए भी रहना चाहिए। और हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल्स भी रहना चाहिए। इसके साथ साथ फंक्शनल ऑटोक्लेव मशीन होनी चाहिए, ऑटोक्लेव ड्रम होना चाहिए। लोड के हिसाब से जो भी आपका प्रोसीजर लोड है, डिलीवरी या ओटी का लोड है या इमरजेंसी का लोड है, तो उस हिसाब से ऑटोक्लेव ड्रम बना होना चाहिए। सिग्नल लॉ का केमिकल इंडिकेटर डिस्प्ले होना चाहिए ऑटोक्लेव ड्रम पर, प्लस रजिस्टर पर रहना चाहिए डेट और टाइम के साथ। कार्बोलाइजेशन और स्टेलाइजेशन जो भी आप प्रोसीजर एरिया करते हैं उसका डिटेल होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हाफ ईयरली वाटर टेस्टिंग होना चाहिए। जो भी आपके यहाँ वाटर सप्लाई है उसका हाफ ईयरली वाटर टेस्टिंग होना चाहिए। और क्वार्टरली तीसरे मंथ में या ज़रूरत के अनुसार एवरी मंथ आपका माइक्रोबायोलॉजी का सर्विलांस होना चाहिए, आपका प्रोसीजर एरिया का, क्रिटिकल एरिया का। और जो भी उसमें अगर कमी आती है तो उसका एक्शन प्लान प्रॉपर बना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स फॉर शार्प मेटालिक वेस्ट, ब्लू बॉक्स फॉर द ग्लासवेयर वेस्ट, नीडल हब कटर, नॉन क्लोरिनेटेड कलर रेड, ब्लू और येलो का बैग होना चाहिए पॉली बैग कलेक्शन के लिए। और रेड एंड येलो क्लोज या फुट ऑपरेटेड बकेट होना चाहिए सभी ओपीडी और प्रोसीजर एरिया में, मतलब लाल और पीला बाल्टी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ब्लू कार्डबोर्ड होना चाहिए, वाइट पंचर प्रूफ बॉक्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ पॉली बैग का यूज होना चाहिए जिसमें वो कलेक्ट हो, बाल्टी में लगा होना चाहिए, वो नॉन क्लोरिनेटेड होना चाहिए। कायाकल्प इनका सब में ज़रूरत होता है लक्ष्य मुस्कान में। और BMW क्लोज ट्रॉली होना चाहिए। अगर बड़ी फैसिलिटी है तो हर एरिया से बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करके क्लोज ट्रॉली के थ्रू जो भी उसका स्टोरेज एरिया वहाँ तक जाने के लिए क्लोज ट्रॉली होना चाहिए। वेल सिक्योर बायोमेडिकल वेस्ट का स्टोरेज एरिया वेल सिक्योर होना चाहिए। साथ में बायोमेडिकल जो स्टोरेज एरिया है, रूम है, वहाँ पर हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। इसके साथ साथ बायोमेडिकल का जो लॉग बुक है, BMW लॉग बुक को 48 आवर पर फिलिंग उसका होना चाहिए। 48 आवर पर बायोमेडिकल वेस्ट का लिफ्टिंग जरूरी है 48 घंटे में। अगर बड़ी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटी है तो पर डे वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट होना चाहिए। ETP लेबोरेटरी में ETP होना चाहिए, जहाँ पर लिक्विड वेस्ट निकलना हो ETP का प्रोविज़न होना चाहिए। ब्लड स्पिल और मर्की स्पिल किट होना चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार ओपीडी और सभी प्रोसीजर एरिया में। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास ड्रग, रिएजेंट, डायग्नोस्टिक किट, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसमें आप इनक्वास की चेकलिस्ट देखेंगे तो एरिया ऑफ कंसर्न इनपुट्स में C4, 5, 6 में इसका डिटेल दिया गया है। चूँकि मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लेवल का, तो ईडीएल के अनुसार तो मेडिसिन होना ही ना चाहिए। प्लस डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट आप C4, C5 में देखेंगे उस डिपार्टमेंट में और कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। ईडीएल के अनुसार भी कुछ 2-4 मेडिसिन रहते हैं जो रहने चाहिए डिपार्टमेंट। वो लैब रीजन डायग्नोस्टिक किट जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो भी लागू है वो लैब रिएजेंट और आपका डायग्नोस्टिक किट रहना चाहिए। इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट एज पर द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आईसीयू है तो आईसीयू में, या आयुष्मान आरोग्य मंदी है तो आयुष्मान आरोग्य मंदी में 12 पैकेज के अनुसार जो जो एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट हो वो रहना चाहिए। आपका एसएनसीयू है या आपका एसएनसीयू है या आपका एनबीएसयू है, वहाँ बच्चों को देखभाल के लिए एग्जामिन करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए चेकलिस्ट में C4, 5, 6 में लिखा हो उस हिसाब से आपका रहना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर सभी एरिया में होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर सभी आईपीडी एरिया में इमरजेंसी में रहना चाहिए। जिस तरह से अगर लोड है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के अनुसार रहना चाहिए। मतलब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, CSC, PSC हो, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। डिपेंड करता है कि वो फैसिलिटी कितना बड़ा है, लोड कितना है, उस अनुसार उसकी संख्या बढ़ती घटती। अब आते हैं लिनेन एंड क्लॉथ। लिनेन क्लॉथ जो पेशेंट बेडशीट या पिल्लो कवर है 4 टाइम्स कम से कम बेड, जो भी बेड ऑक्यूपेंसी है उसका 4 टाइम्स कम से कम होना चाहिए। अब कलर कोडेड डे वाइज कलर कोडेड बेडशीट और पिलो कवर है तो मच बेटर है, बहुत अच्छा है।
पेशेंट क्लॉट 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर पेशेंट एडमिट है आईपीडी में तो आईपीडी का जो भी लोड है या ऑक्यूपेंसी है उसका कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए। बेबी टॉवल या डिलीवरी लोड के अनुसार बेबी टॉवल भी कम से कम 8 से 10 8 to 10 टाइम्स होना चाहिए जो भी बच्चों का एडमिशन होता है। मैट्रेसेस या कैलिस पैड डिलीवरी लोड के अनुसार या डिलीवरी टेबल के अनुसार कम से कम उसका 4 टाइम्स होना चाहिए। 3 से 4 टाइम्स आपका होना चाहिए। लिनियन और क्लॉथ से रिलेटेड हो गया। अब आईसी पर आते हैं। आईसी देखिए, जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, पीएससी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आईसी तो करीब करीब प्रोग्राम वाइज डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिपार्टमेंट है प्रोग्राम वाइज जो रहना चाहिए। एनएचपी की आईसी तो सारे लेवल की फैसिलिटी में होना चाहिए क्योंकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सभी जगह चलते हैं, सभी जगह मॉनिटर होते हैं। और प्लस इन्फेक्शन कंट्रोल और बायोमेडिकल वेस्ट के भी आईसी सब जगह रहना चाहिए। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट वाइज जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, सीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हैं, टेएनबीएसयू लेबर रूम या आईसीयू या हेमोडायलिसिस ब्लड बैंक, तो उसका अपना अपना आईसी होते हैं, उस हिसाब से आईसी रहते हैं। हम कॉमनली बात कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग आईसी होना चाहिए, स्वच्छता अभियान का होना चाहिए, कार्यक्रम में काफ़ी जरूरी है। कॉरिडोर वगैरह बायोमेडिकल वेस्ट सभी लेवल की हर फैसिलिटी पर आईसी होनी चाहिए जहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट भी रखना है। वर्क प्लेस मैनेजमेंट की आईसी रहना है। निरिलिस्टिक इंजरी जो भी प्रोसीजर एरिया वहाँ हो। ऑटोक्लेव प्रोसेस का आईसी आपका ऑटोक्लेव जहाँ भी करते हो वहाँ पर होना चाहिए। ब्लीचिंग सोल्यूशन जहाँ भी बनता है आपका उस एरिया डेडिकेटेड एरिया में उसकी आईसी लगी होनी चाहिए। आईसी एज फॉर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपार्टमेंटल आईसी होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोटोकॉल, हाई रिस्क मेडिसिन विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम डोज, उस लेवल की फैसिलिटी या उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से हाई रिस्क मेडिसिन है। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में ये इसमें हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। पता चलता है पीडियाट्रिक वार्ड है तो वहाँ एडल्ट के जो हाई रिस्क मेडिसिन है उसके डोज हम लोग लिखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर हाई रिस्क मेडिसिन अलग अलग हैं तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम डोज डिस्प्ले होने चाहिए। तो अलग अलग लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने हाई रिस्क मेडिसिन है वो ऑलरेडी क्लिनिकल सर्विसेज में मेंशन है। वही मेडिसिन का मैक्सिमम डोज और मिनिमम डोज है। लैब क्रिटिकल वैल्यू एडल्ट और पीडियाट्रिक के लैब क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं वो डिपार्टमेंट वाइज जिस डिपार्टमेंट में एडल्ट एडमिट होते हैं जिस डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक एडमिट होते हैं उनके क्रिटिकल वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। एडल्ट और पीडियाट्रिक का अलग अलग। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी लैब क्रिटिकल वैल्यू क्योंकि वहाँ पर कार्ड टेस्ट ही होता है तो कार्ड टेस्ट का क्रिटिकल वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया एज पर आईपीडी डिपार्टमेंट, जो भी आईपीडी डिपार्टमेंट है उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, चाहे वो आपका एसएनसी हो, जनरल आईपीडी हो या लेबर रूम का आईपीडी हो, वहाँ एडमिशन क्राइटेरिया क्या है वो डिस्प्ले होना चाहिए। डिपार्टमेंटल हाई रिस्क एंड वेलनेबल पेशेंट, देखिए हाई रिस्क मेडिसिन जैसे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं उसी तरह से मतलब हाई रिस्क मेडिसिन तो कुछ तो सेम भी होते हैं कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, बट हाई रिस्क और वेलनेबल पेशेंट सभी डिपार्टमेंट के अपने अलग होते हैं। हर लेवल की फैसिलिटी के भी अपने अलग होते हैं, वो डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे आपका अगर लेबर रूम का देख लिया जाए तो वहाँ हाई रिस्क में एचआरपी वाले पेशेंट आ जाते हैं, वल्नेबल में आपके लवारिस या रेप विक्टिम्स ये सब आ जाते हैं। तो उसी तरह से हर डिपार्टमेंट के अपने अपने हाई रिस्क पेशेंट और वल्नेबल पेशेंट होता है, उनकी लाइन लिस्टिंग उस एरिया में होना चाहिए। सीपीआर, फायर एक्सटिंग्विशर प्रोटोकॉल लगे होने चाहिए। रेस पास का क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव और क्वालिटी टूल सभी डिपार्टमेंट का जो भी क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव वो डिस्प्ले होना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो उसका अपना जो भी क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो डिस्प्ले होना चाहिए। फिर इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस में अगर आते हैं तो इसमें आपका स्वच्छता अभियान जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मनाया जाता है सभी फैसिलिटी के लिए ज़रूरी है। प्लस सराउंडिंग एरिया का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अप्रोच रोड हुआ, फंक्शनल स्ट्रीट लाइट हुआ, पब्लिक टॉयलेट्स हुए, जनरल वेस्ट मैनेजमेंट हुआ, बकेट हुआ या पार्किंग एरिया हुआ, ये प्रॉपर होना चाहिए। इंटरसेक्टोरल डिपार्टमेंट से कन्वर्जेंस से उनके कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो भी फैसिलिटी का सराउंडिंग एरिया है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। कोई लूज हैंगिंग वायर नहीं होना चाहिए। सीएसआर एक्टिविटी कोशिश करना चाहिए फैसिलिटी के तरफ से। सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू कुछ आपके फैसिलिटी में आपके
जो भी CSC PSC DH है या आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, CSR एक्टिविटी थ्रू बैंक के थ्रू या जो भी आपका लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं या लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल वेलफेयर हैं या लोकल जो आपके बिजनेस ग्रुप्स हैं, तो उनके द्वारा वाटर कूलर RO ये सब चीज़ का डोनेशन, गीजर, ब्लैंकेट, पब्लिक टॉयलेट जो भी वो दे सकें, AC, फ्रिज, जो आपका ज़रूरत इंटरनल पाथवे बनाए, पब्लिक वेटिंग एरिया इनोवेट करें या गार्डनिंग करें या सोलर पैनल है, जो भी CSR एक्टिविटी के थ्रू आपको कोशिश करना चाहिए, फैसिलिटी कोशिश करना चाहिए, कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए। फिर नेक्स्ट है अवेयरनेस और वेलनेस एक्टिविटी सेलिब्रेशन। चूँकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वेलनेस एक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, तो कैलेंडर के अनुसार वेलनेस एक्टिविटी प्रॉपर वे में उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जयंती हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ गुड परफॉर्मिंग स्टाफ, पब्लिक इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में जो स्टाफ गुड परफॉर्मेंस उनको कुछ अवार्ड देना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, अर्थ डे 2 अप्रैल को, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को। तो ये सब चीज़ का सेलिब्रेशन पब्लिक हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख लिए कि ऑब्जर्वेशन में इतनी चीज़ें हैं, जो कि चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे आपका CSC PSC हो, चाहे अर्बन PSC हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हो, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि इतनी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन में आपको पूरा करना है। ये सब देखिए ऑब्जेक्शन का पार्ट है, ये ऑब्जेक्शन का पार्ट। आप बताइए पूरी चेकलिस्ट, चाहे इनक्वास का, लक्ष्य का हो, कायाकल्प का हो, मुस्कान का हो, ऑब्जर्वेशन में इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। वो अलग अलग चेकलिस्ट पढ़ो, अलग अलग डिपार्टमेंट का पढ़ो, तो आपको एक साथ ही मॉनिटर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आपका देखिए सारी चीज़ें इसमें 15 टॉपिक्स हैं। इस 15 टॉपिक्स अगर आप देखकर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टाफ इंटरव्यू और रिकॉर्ड रिव्यू पर क्या होना चाहिए। अभी तक हम लोग ऑब्जर्वेशन पर चर्चा किए कि स्ट्रक्चरल में हमें क्या क्या होना चाहिए, उसके डिटेल हम लोग जाने हैं। अब हम रिकॉर्ड पर देखेंगे। चूँकि रिकॉर्ड एनक्वास, लक्ष्य, कायाकल्प, मुस्कान के सर्टिफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें हम काफ़ी परेशान होते हैं कि इसका रिकॉर्ड कैसे बनाएं, इस सब चीज़ें कैसे किया जाए, कैसे रिकॉर्ड कंप्लीट किया जाए, कितने रजिस्टर बनाया जाए, किस डिपार्टमेंट में कितने रजिस्टर। तो ये सब चीज़ आप कंपाइल रूप से समझ लेंगे तो आपको काफ़ी रिकॉर्ड बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे पहले तो स्टाफ के लिए क्या क्या, इसके साथ साथ इसमें स्टाफ इंटरव्यू भी साथ में लगा। इसमें स्टाफ के लिए क्या करना चाहिए। स्टाफ के लिए पहले तो सभी स्टाफ ड्रेस कोड नेम प्लेट के साथ हो, उनका हाफ ईयरली मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और साथ में इम्यूनाइजेशन में TT, हेपेटाइटिस B, कोविड का जो होना चाहिए, साथ में अल्बेंडाजोल खाएं। जो आपका एक्सरे एरिया हो, TLD बैच और लीडाप्लेन होना चाहिए एज एप्लीकेबल। रेडियोलॉजिकल एरिया हो तो वहाँ भी TLD बैच होना चाहिए। लीडाप्लेन आपके जो भी एक्सरे हो, जहाँ भी आपका रेडिएशन हो रहा है वहाँ TLD बैच की ज़रूरत होती है। ये खासकर CSC DH लेवल हॉस्पिटल में है। PSC और PSC के नीचे वाले हॉस्पिटल में नहीं है। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट प्लस कंप्यूटर असेसमेंट आप देखेंगे। C7 जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का काफ़ी चेक पॉइंट है, और सभी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी भी। इसमें क्या क्या होना चाहिए, मेन रूप से मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डिग्निटी ऑफ द पेशेंट और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। स्टाफ को पता होना चाहिए कि पेशेंट का प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और डिग्निटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सेफ मेडिकेशन प्रोसेस जो 7R है, काफ़ी फेमस है, राइट पेशेंट राइट डोज, ये सब सारी चीज़ें। सेफ मेडिकेशन प्रोसेस पता होना चाहिए। क्लिनिकल प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग क्लिनिकल प्रोसेस होता है। आपका IPD डिपार्टमेंट का अलग होता है। प्रोसीजर जो डिपार्टमेंट है, प्रोसीजर डिपार्टमेंट जैसे आपका लेबर रूम हो गया, OT हो गया, आपका हीमोडायलिसिस हो गया, ब्लड बैंक हो गया, तो प्रोसीजर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। प्लस इसके बाद OPD होता है। सबका अपना अपना क्लिनिकल प्रोसेस होता है। तो क्लिनिकल प्रोसेस में आपको स्टेप वाइज आपका क्लिनिकल प्रोसेस स्टाफ को पता होना चाहिए एप्लीकेबल का। जैसे डिलीवरी, इमरजेंसी, अदर प्रोसीजर एरिया में क्या, जैसे OT है, OT में किस तरह से डॉक्टर्स या OT की तैयारी किस तरह से की जाती है, किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है, ये सब क्लिनिकल प्रोसेस पता होना चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट डिपार्टमेंट का
स्टाफ को पता होना चाहिए कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया और डे टू डे केयर प्रोग्रेस होना चाहिए। डे टू डे केयर प्रोग्रेस से स्टाफ को पता होना चाहिए कि पेशेंट अगर एडमिट है तो डे टू डे केयर प्रोग्रेस क्या है, डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, रिफर क्राइटेरिया क्या है, लैब सैम्पलिंग, लैब में लैब सैम्पलिंग या टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से लैब सैंपल ले रहे हैं, किस तरह से उसको टेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेशेंट और स्टाफ सेफ्टी प्रोसेस इन रेडियो डायग्नोस्टिक, पेशेंट और स्टाफ सेफ्टी के लिए रेडियो डायग्नोस्टिक एरिया में क्या अपनाया जा रहा है, क्या प्रोसेस किया जा रहा है, ये सब स्टाफ को पता होना चाहिए। इमीडिएट क्रिटिकल लैब टेस्ट वैल्यू या आपके डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कम्युनिकेट इमीडिएटली होना चाहिए। आपका जो भी इमीडिएट क्रिटिकल लैब टेस्ट मतलब आपका HIV पॉजिटिव हो जाता है या कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट क्रिटिकल आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को कम्युनिकेशन होना चाहिए। CPR की ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ को। CPR की से फायर एक्सटिंग्विशर कैसे फायर रिस्पांस का होना चाहिए, डिसास्टर मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हैंडलिंग, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, फाइव वर्क प्लेस में हैंड वाशिंग, मोमेंट ऑफ हैंड वाशिंग, जनरल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको कैसे पहनना है उतारना, ऑटोक्लेव प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हाइजीन प्रमोशन कैसे, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत हम कैसे डिसइंफेक्ट कोई चीज़ करते हैं वो चीज़, स्पिल मैनेजमेंट, नीडल स्टिक इंजरी, यूनिडायरेक्शनल मॉपिंग, ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनाना है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाना है, 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के सभी स्टाफ को 5 प्रिंसिपल ऑफ फार्मेसी, स्टोरेज प्रोसेस कैसे कोई चीज़ स्टोर करना है सभी स्टाफ को। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जैसे SBA हुआ, दक्षता हुआ, NSS के हुआ, ये सब ट्रेनिंग के साथ साथ और भी जो अप्लीकेबल ट्रेनिंग है जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जो भी क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए, स्टाफ को प्रॉपर आना चाहिए। जैसे NRC है तो NRC की से रिलेटेड ट्रेनिंग, NVSU तो NVSU से रिलेटेड ट्रेनिंग, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के 12 पैकेज की ट्रेनिंग होनी चाहिए या 7 पैकेज, तो अलग अलग फैसिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके साथ डिपार्टमेंटल SOP या वर्क इंस्ट्रक्शन जो हो वो स्टाफ को पता होना चाहिए। क्वालिटी टूल में PDCA, इनक्वास इंटरनल असेसर की ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ को, ताकि इनक्वास की चेकलिस्ट या कायाकल्प पे लक्ष्य मुस्कान की चेकलिस्ट वो प्रॉपर रन करा सके और पूरा कर सके। ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एज फॉर नीट के अनुसार सभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो पैकेज का आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ अब OPD रजिस्टर में आते हैं। OPD चूँकि हर लेवल की फैसिलिटी में होता है तो उसमें OPD रजिस्टर में कम से कम इतनी चीज़ें मेंशन होना चाहिए और उसका डिटेलिंग भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी, पेशेंट डिटेल, वाइटल डिटेल, डायग्नोसिस डिटेल, ट्रीटमेंट डिटेल, लैब डिटेल, फॉलोअप, रिफ़र फॉलोअप, अगर पेशेंट फॉलोअप में आया है या आप रिफ़र कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल आपके लैब OPD रजिस्टर में होना चाहिए। साथ में एवरीथिंग रिटेन जो भी आप OPD में लिख रहे हो, स्लिप में लिख रहे हो तो वो इजीली पढ़ा जा सके। मेडिसिन जो हो वो कैपिटल लेटर में और जेनरिक नेम में लिखा होना चाहिए। NHP जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, चूँकि OPD में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के काफ़ी पेशेंट आते हैं तो उनका नॉमिनल रजिस्टर और डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स होना चाहिए। अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, अलग अलग उनके रिपोर्टिंग फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। खासकर वेक्टर बॉर्न, मलेरिया, TB, डॉट्स के, लेप्रोसी के, एड्स के, ऑप्था, OPD, मेंटल हेल्थ के, GRT के, एल्डरली एंड पैलिएटिव के, NCD के, CBAC फॉर्म भरा होना चाहिए NCD के लिए, IDSP की रिपोर्टिंग, ENT का, डिफनेस का, लोकल DSJ का ऐसा डायरी। तो ये NHP से रिलेटेड जो भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, खासकर जो 14 प्रोग्राम चल रहे हैं वो आपका चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो वहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी आप रिपोर्टिंग फॉर्मेट कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो या उनकी जो लाइन लिस्टिंग कर रहे हो वहाँ पर होना चाहिए। PSC पर NHP डिपार्टमेंट ही अलग है तो PSC पर NHP के और भी सारे डिटेल रहने चाहिए। और आपके CSC पर भी NHP का सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल GRT वार्ड भी अलग से है तो उसकी डिटेल, नॉमिनल रजिस्टर और रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स जरूर रहना चाहिए। फिर रवंचा सर्विसेज में आते हैं। इसमें नॉमिनल और प्रोसीजर रजिस्टर होना चाहिए जिसमें फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग रजिस्टर हुआ, फैमिली प्लानिंग स्पेसिंग मेथड हुआ, फैमिली प्लानिंग लिमिटिंग मेथड हुआ। आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल PP यूनिट होता है तो वहाँ ये सब रजिस्टर होने चाहिए।
अर्स क्लिनिक रजिस्टर होना चाहिए। अगर अर्स क्लिनिक है सीएससी पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर, उसका इम्यूनाइजेशन रजिस्टर, एफआई रजिस्टर, एएनसी रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर। अगर डिलीवरी लेबर रूम है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर छोड़कर सभी जगह डिलीवरी रूम होते हैं, कुछ आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी रजिस्टर, एएनएम आरसीएच रजिस्टर, एचआरपी रजिस्टर और एमसीपी कार्ड की उपलब्धता जरूर ओपीडी में रहनी चाहिए, चाहे जिस लेवल की वो फैसिलिटी हो। चूँकि एमसीपी कार्ड फर्स्ट प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने पर एनसी के दौरान दिया जाता है। फिर आपका डायग्नोस्टिक सर्विसेज खासकर ये पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए है, जिसमें नॉमिनल रजिस्टर में ईसीजी, लैब, एक्सरे। आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो वहाँ पर लैब रजिस्टर होना चाहिए। बाकी सीएससी पर ईसीजी, एक्सरे, डेंटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। अगर इसमें कोई डायग्नोस्टिक आपके पास नहीं हो रहा है तो उसका लिंकेज लेटर आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज जो भी डायग्नोस्टिक आपके पास होते हैं, अल्ट्रासाउंड या आपके एमआरआई वगैरह अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं तो उनके अपना रजिस्टर होना चाहिए। डे केयर सर्विसेज। अब डे केयर सर्विसेज चूँकि कुछ डिपार्टमेंट होते हैं खासकर सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डे केयर में आयरन सुक्रोज चलता है, तो उसमें नॉमिनल रजिस्टर में डे केयर का एडमिशन, उसमें डे केयर में आप देखते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोसेस आता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल सीएससी पर होता है, कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ पेशेंट आते हैं। आयरन सुक्रोज ट्रांसफ्यूजन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएससी पर जनरली होता है। ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं। हीमोडायलिसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में हीमोडायलिसिस के लिए आते हैं, तो इनका प्रॉपर नॉमिनल रजिस्टर होना चाहिए। प्रोसीजर और ट्रांसफ़र रजिस्टर होना चाहिए। जो भी आप प्रोसीजर करते हैं प्रॉपर उसका मेंशन, डेट, टाइम, नेम, एज, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस, प्रोसीजर, टेस्ट नेम, जो भी आप प्रोसीजर करते हो उसका चार्टिंग में ट्रीटमेंट वाइटल चार्टिंग होना चाहिए डेली। और ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज, लामा, रिफ़र, अगर वो डे केयर में आप ट्रीट नहीं हो पा रहा उनको जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या लामा कर रहे हैं या रिफ़र कर रहे हैं, उसका डिटेल होना चाहिए एज फॉर नीड जो भी ज़रूरत हो। फिर उसके बाद आईपीडी सर्विसेज। आईपीडी डिपार्टमेंट चूँकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होते नहीं है, लेकिन पीएचसी में आपका प्रसूता महिलाएं इमरजेंसी चलता है वहाँ पर होते हैं आईपीडी डिपार्टमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल और सीएससी तो आईपीडी डिपार्टमेंट में कई होते हैं, तो उसमें नॉमिनल रजिस्टर तो सबसे जरूरी है। प्रॉपर मेंशन, डेट, टाइम। देखिए टाइम का इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कहीं इंडिकेटर में पूछते हैं, आउटकम इंडिकेटर केपीआई में, कि नाइट एडमिशन किया हो, तो जब तक टाइम आप लिखोगे नाइट एडमिशन का पता नहीं चलेगा। एज चेक, प्रोविजनल डायरेक्शन होना चाहिए। नर्सिंग और पेशेंट हैंड ओवर और ट्रांसफ़र रजिस्टर जरूर होना चाहिए। जो भी आपका आईपीडी डिपार्टमेंट है, चूँकि स्टाफ चेंज होते हैं तो अपना हैंड ओवर देते हैं, तो उसमें हैंड ओवर में प्रॉपर मेंशन, डेट, टाइम, नेम, एज, चेक, प्रोविजनल डायरेक्शन, प्रोसीजर, टेस्ट, चार्टिंग में वही ट्रीटमेंट, वाइटल और डाइट चार्टिंग। अगर पेशेंट एडमिट है, डाइट अगर दिया जा रहा है तो उनका डाइट चार्टिंग, डेली प्रोग्रेस क्या है, ट्रांसफ़र अगर पेशेंट भर्ती है, डिस्चार्ज हो रहा है या रिफ़र कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी अदर डिपार्टमेंट में, वो सब चीज़ का डिटेल आपको होना चाहिए। इतना आपके नर्सिंग हैंड ओवर या पेशेंट हैंड ओवर या ट्रांसफ़र रजिस्टर में होना चाहिए। एडीआर, एडवर्ड ड्रग रिएक्शन अगर कुछ हो रहा है तो उसका रजिस्टर होना चाहिए। उसमें मेंशन एचआई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, खासकर प्रोसीजर एरिया या जो भी आईपीडी है, कभी कभी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, ये आपको इंडिकेटर में भी इसका दिखाना पड़ता है, तो इसीलिए रजिस्टर जरूरी है। रिफर रजिस्टर होना चाहिए। इंडियन स्टॉक कंजप्शन रजिस्टर, चूँकि आईपीडी में आप दवाइयों को इंडेंट करते हैं, आपका लिनेन का इंडेंट करते हैं, उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो ये सब चीज़ का आपका कंज्यूबल नॉन कंज्यूबल आइटम भी मंगवाते हैं, इंडेंट करते हैं, तो उसका प्रॉपर ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आईपीडी डिपार्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये सभी आईपीडी डिपार्टमेंट में निश्चित तौर पर आना चाहिए। फिर कंप्लीट फील्ड वीएसटी, जो भी आईपीडी डिपार्टमेंट है, चाहे एनआरसी हो, एसएनसी हो, एनबीएससी हो, आपका आईसीयू हो या आपका लेबर रूम हो या मैटरनिटी वार्ड हो, जो भी आपका आईपीडी डिपार्टमेंट जहाँ पर बीएसटी हो, बीएसटी प्रॉपर फील्ड होना चाहिए। उसमें कंप्लेन हिस्ट्री, इनिशियल असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट, लगातार असेसमेंट और उसका डिटेल आइडेंटिफिकेशन मार्क बिफोर प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क, उसमें वो डिलीवरी हो तो पार्टोग्राफ, बेबी नोट्स, मदर नोट से लिखना होना चाहिए। नर्सिंग नोट्स, अगर जनरल एडमिशन नर्सिंग नोट या पीडियाट्रिक केयर में नर्सिंग नोट प्रॉपर होना चाहिए। वाइटल चार्टिंग होना चाहिए। मेडिसिन चार्टिंग होना चाहिए। मेडिसिन विद जेनरिक नेम होना चाहिए। रेशनल यूज एज फॉर एसटीजी के अनुसार रेशनल यूज होना चाहिए। एवरी एडवाइज विद डेट एंड टाइम
टाइम, डेट एंड साइन जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो डेट और साइन जरूर दें, टाइम भी उसमें रखें, डोज भी साफ साफ लिखें, और टाइमिंग फॉर द ओरल मील, डिस्चार्ज नोट, डिस्चार्ज लामा, रिफरल समरी, लामा कंसेंट। तो ये सब चीज़ें आईपीडी के जो भी वीएसटी होते हैं उसमें ये प्रॉपर होना चाहिए। डिपेंड करता है कौन सा आईपीडी आपका वार्ड है। कंसेंट एज पर नीड, जहाँ जहाँ जैसे आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सिर्फ HIV HbSCG का कंसर्न लिया जाता है, ICD इंसर्शन वगैरह किया जाता है। उसी तरह PSC वगैरह में इमरजेंसी प्रोसीजर कर रहे हैं, ICD इंसर्शन कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोसेस, ये बहुत सा अगर CSC या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर होता है तो उसका कंसर्न लेना रहता है। डिलीवरी का, एनी एडमिशन, कोई भी एडमिशन IPD में करते हैं उनका लैब में बायोप्सी टेस्ट वगैरह करते हैं तो इसका कंसर्न ले जाता है। कोई सर्जरी करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं तो उसका फॉर्म एफ, ये अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फॉर्म एस पर कंसर्न लेते हैं। हीमोडायलिसिस, ब्लड डोनेशन जो भी करते हैं सब हम इसका कंसर्न फॉर्म कंसर्न जरूर भरवाना चाहिए। ये आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट के चेकलिस्ट में ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है एरिया ऑफ कंसर्न बी में। एम्बुलेंस, जो भी आपका फैसिलिटी है, फैसिलिटी में जो भी एम्बुलेंस आते हैं या खड़े रहते हैं तो एम्बुलेंस में ये एम्बुलेंस से रिलेटेड चेक पॉइंट आपके PSC CSC या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर आपको मिलेंगे। तो उसमें जो भी उसमें मेडिसिन इक्विपमेंट है उसका चार्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, रिफर रजिस्टर प्रॉपर उसमें मेंटेन होना चाहिए, सारी इक्विपमेंट बस लिस्टिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रहती है, वो उस लिस्ट के अनुसार मेडिसिन और इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विस रिकॉर्ड रजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ फैसिलिटी के अनुसार ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास ज़रूर रहना चाहिए। जैसे आपका HMIS डिपार्टमेंट वाइज, बड़े हॉस्पिटल हैं डिपार्टमेंट वाइज भी रहता है, फैसिलिटी वाइज भी रहता है, प्लस आउटकम इंडिकेटर KPI PBI TBI आपके जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं ये CHO द्वारा भरा जाता है या आशा इनम के द्वारा भरा जाता है तो ये फिल किया जाता है, तो ये इसका डिटेल रहना चाहिए। ड्यूटी रोस्टर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी रोस्टर सभी लेवल के स्टाफ का होना चाहिए, सभी लेवल के फैसिलिटी पर। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट द्वारा सभी फैसले सभी स्टाफ की ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है वो डिस्प्ले होना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। कमिटी विद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीटिंग मिनट्स, कुछ कमिटीज़ निश्चित तौर पर रहना चाहिए, कुछ डिपार्टमेंट वाइज नीड के अनुसार भी, लेकिन जो ज़रूरी है उसमें आपका RKS या जैस की कमेटी जरूर होना चाहिए। जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जैस होते हैं, बाकी जगह RKS कमेटी होती है। क्वालिटी टीम कमेटी निश्चित होना चाहिए, उन क्वालिटी का सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, लक्ष्य एंड क्वास मुस्कान का जा रहे हैं तो क्वालिटी टीम उसमें जो भी डिपार्टमेंटल नोडल हैं, इंटरनल एसेसर हैं, उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी, PSS मेरा अस्पताल कमेटी होना चाहिए। पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए, सर्वे पर आपका जो भी कापा बनाना रहता है उसकी कमेटी जरूर रहना चाहिए, चाहे वो क्वालिटी टीम में ही क्यों ना हो, लेकिन वो अलग से उन पर चर्चा जरूर है। गिबरान रिड्रेसल शिकायत का IGRS पोर्टल, जो भी गिबरान रिड्रेसल या शिकायत आता है उसकी कमेटी ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बनी रहती हैं, उनका सिस्टम के अनुसार उनका एड्रेस करना चाहिए जो भी पेशेंट या तीरंदाज का शिकायत होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर लेवल की फैसिलिटी पर करीब करीब रहना चाहिए। फिर उसका एग्रीमेंट में AMC CMC आपका मशीन या बिल्डिंग का होना चाहिए। कैलिब्रेशन सारे जो मेजरिंग इक्विपमेंट है उसका हो। हीमोडायलिसिस अगर है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में उसका हो, या कहीं कहीं CSC या SDS पर भी हीमोडायलिसिस सब हो रहा है तो उसकी एग्रीमेंट। पेस्ट कंट्रोल का, किचन का एग्रीमेंट, क्लीनिंग लॉन्ड्री का एग्रीमेंट, HR कुछ अलग से अगर आउटसोर्स हैं उनका एग्रीमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट लिफ्टिंग का एग्रीमेंट, सिक्योरिटी गार्ड का, मेंटेनेंस और कुछ ज़रूरत के अनुसार लेवल ऑफ फैसिलिटी का होना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सिर्फ कैलिब्रेशन वगैरह का एक आध पॉइंट्स की ही ज़रूरत पड़ता है, और जहाँ पर जिस लेवल फैसिलिटी में जो भी चीज़ें हैं उस अनुसार उनका एग्रीमेंट है। लाइसेंस बेसिकली ये CSC और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में ज़रूरत होता है। ARB का लाइसेंस, PCP NDD का, ब्लड बैंक का, लिफ्ट का, एम्बुलेंस का, और नीट के अनुसार लाइसेंस ये होना चाहिए। NOC पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का NOC सब जगह होना चाहिए। साथ में फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की NOC,
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या पावर ऑडिट के एनओसी जरूर होना चाहिए, खासकर जहाँ पर पीरियड आए दिन जो वार्ड में आग लग जाते हैं, खासकर पीडियाट्रिक वार्ड वगैरह में शॉर्ट सर्किट, तो उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एनओसी जरूर होना चाहिए। वहाँ पर एमआरडी रूम, खासकर पीएससी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे एमआरडी, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अभी एमआरडी को अलग से डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी अलमीरा में, जिसमें इंडेक्सिंग होनी चाहिए, ईयर वाइज आपका डॉक्यूमेंट रखा हो, और प्लस जो करेंट ईयर है उसको मंथ वाइज आपको एक साथ डॉक्यूमेंट कंपाइल करके रखना चाहिए। ओपीडी का डॉक्यूमेंट आपको एटलीस्ट 5 ईयर का रखना चाहिए। आईपीडी का जो भी आईपीडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो 10 साल के बाद ही डिस्पोज कर सकते हैं। मेडिको लीगल लाइफ टाइम रखा जाता है। तो एमआरडी डिपार्टमेंट पीएससी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इंडेक्सिंग होनी चाहिए और इस तरह से आपका स्टोरेज होना चाहिए ओपीडी आईपीडी और मेडिको लीगल लाइफ टाइम। अब आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इसमें इंडियन स्टॉक का कंजप्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, खासकर फार्मेसी में और मेन स्टोर में, जिसमें मेडिसिन, कंज्यूमर आइटम, नॉन कंज्यूमर आइटम का इंडियन कैसे करें, स्टॉक कैसे करें, कंजप्शन कैसे, इसका डिटेल होना चाहिए। अकाउंट की अब बात करें तो अकाउंट में आपको कम से कम जो भी आपका अप्रूव्ड बजट है या बैब डैब जो ब्लॉक एक्शन प्लान या डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो पीआईपी अप्रूव्ड है, जो यूटिलाइजेशन हुआ है, जो फंड यूटिलाइजेशन है, उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। और कम से कम जो भी अप्रूव्ड बजट है उसका 25% हर क्वार्टर में उसका एक्सपेंस होना चाहिए। ये इंश्योर हो जाना चाहिए क्योंकि ये ऑडिट में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। ऑडिट की बात करते हैं, अगर ऑडिट से रिलेटेड आप करते हैं तो पावर एनर्जी ऑडिट, मेडिकल ऑडिट, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, डेट ऑडिट में आपका जनरल डेट, नियोनेटल डेट, मैटरनल डेट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल सीएससी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएससी पर भी मैटरनल डेट की ऑडिट का है चेक पॉइंट। कुछ रजिस्टर अलग से, जैसे मेंटेन रजिस्टर, ब्रेकडाउन हर लेवल के फैसिलिटी पर जरूरी है। लॉन्ड्री है, किचन जहाँ है, जंक मटेरियल लाइन लिस्टिंग का रजिस्टर होना चाहिए, जनरल स्टोर, कोल्ड चेन इक्विपमेंट लाइन लिस्टिंग, ये सब चीज़ें करीब हर लेवल की फैसिलिटी पर ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है कितना सामान वहाँ यूज होता है। साथ में एक्ट के विषय में आपको जनरली ये सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर एक्ट और रूल्स की बात की गई है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट रूल आपका सब जगह, चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएससी यूपीएससी सभी जगह है। तो इसमें आप वेस्ट रूल और एक्ट जो हैं, एक्ट और रूल आपको D8 और D10 में इसका डिस्क्रिप्शन है, उस लेवल की फैसिलिटी के अनुसार एक्ट और रूल आना चाहिए। इसमें कुछ करना नहीं रहता, डाउनलोड करके आपके पास वो एक्ट रूल आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटी पर उपलब्ध है। अदर में कुछ सपोर्टिव सुपरविजन फील्ड विजिट होता है, उसका चेक पॉइंट होना, उसकी जो सपोर्टिव सुपरविजन की चेकलिस्ट हो या सपोर्टिव सुपरविजन का जो रिपोर्ट हो इंचार्ज द्वारा, बीपीएम बीसीपीएम के द्वारा, ये आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्स एचआर। ये डिपेंड करता है फैसिलिटी वाइज एप्लीकेबल। एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, इंचार्ज मैटर्न आईसीएन होना चाहिए, सीएचओ आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हाउसकीपिंग भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बीपीएमओ स्टाफ आपका जब जहाँ बीपीएमओ हो, खासकर सीएससी पीएससी पर क्लर्कियल स्टाफ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर अकाउंटेंट होना, क्लिनिकल स्टाफ में एज फॉर नीड क्लिनिकल स्टाफ में आपका कंसल्टेंट डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, अदर टेक्नीशियन, जो भी आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड बैंक टेक्नीशियन होते हैं, हीमोडायलिसिस में डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टेक्नीशियन जो भी जरूरत हो नीड के अनुसार गवर्नमेंट के नियम के अनुसार रहने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड मेल फीमेल सभी लेवल के हॉस्पिटल पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर छोड़कर जहाँ 24/7 सर्विसेज हैं वहाँ मेल फीमेल गार्ड्स होने चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ में पीयून, आया, वार्ड बॉय, स्वीपर, वेस्ट हैंडलर एज फॉर नीड जो भी गवर्नमेंट द्वारा सिक्योर है वो आपका प्रोविज़न है वो रहने चाहिए। फिर आते हैं चेकलिस्ट अपडेटेड, लेटेस्ट एंड अपडेट। कुछ चेकलिस्ट हम लोग डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, छोटे छोटे, खासकर आपके आईपीडी डिपार्टमेंट में, और कुछ जनरलाइज चेकलिस्ट फैसिलिटी के लिए यूज होता है, जैसे कायाकल्प का चेकलिस्ट या डिपार्टमेंटल और फैसिलिटी इनक्वास का चेकलिस्ट, लस का चेकलिस्ट, मुस्कान की चेकलिस्ट। अगर हम जिस सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं या सबके लिए जा रहे हैं तो ये चेकलिस्ट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इंचार्ज डेली राउंड, ये खासकर जहाँ 24/7 सर्विसेज है वहाँ इंचार्ज का डेली राउंड का
चेकलिस्ट आईसीएन डेली राउंड, ये खासकर सीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल। हैंड वॉशिंग का ऑडिट होना चाहिए खासकर सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर। बायोमेडिकल वेस्ट लॉग बुक पहले भी बता चुके हैं 48 आवर्स पर भरा होना चाहिए। क्लीनिंग चेकलिस्ट में टेम्परेचर चार्टिंग आपका का रेफ्रिजरेटर जहाँ जहाँ है वहाँ पर। इसके साथ साथ एसएनसीयू एनबीएसयू वार्मर जहाँ पर अप्लीकेबल है यहाँ पर आपका टेम्परेचर चार्टिंग और होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की चार्टिंग चेकलिस्ट होनी चाहिए कि किस तरह से वो ऑक्सीजन फील्ड है नई फील्ड है, ये इसकी चेकलिस्ट। इमरजेंसी ड्रग ट्रे विथ एक्सपायरी डेट, ये सभी सीएससी पीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी इमरजेंसी ड्रग ट्रे एक्सपायरी डेट टाइम के साथ होना चाहिए। कैश कार्ड अगर सीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर है तो उसके मेडिसिन और इक्विपमेंट का चेकलिस्ट होनी चाहिए, उसका कैसे रिफिलिंग करें। रिस्क मैनेजमेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट की चेकलिस्ट सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल खासकर लक्ष्य और मुस्कान कराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट की चेकलिस्ट होना चाहिए। डबल लॉक एनेस्थीसिया ड्रग, अगर एनेस्थीसिया ड्रग है आपके पीएससी सीएससी या डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल और डबल लॉक में रहना चाहिए, उसकी भी चेकलिस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। कितनी दवाइयाँ आपने यूज़ किया है उसका एम्पुल के साथ चेकलिस्ट आना चाहिए। उसके साथ साथ ओटी अगर जहाँ पर है तो उसमें ओटी शेड्यूल की चेकलिस्ट, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, बेबी सेफ्टी चेकलिस्ट, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट, ये प्रॉपर फिल होना चाहिए। आउटसोर्स क्वालिटी चेकलिस्ट होना चाहिए, जो भी आउटसोर्स सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी चेक की चेकलिस्ट होनी चाहिए पर डे कि हाँ जो भी उनका आउटसोर्स सर्विस है उसकी क्वालिटी कैसी है। फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग की चेकलिस्ट होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कब भराया गया है। फिर अगर हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, चूँकि क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो जो भी ऊपर हम अभी ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्ड में बात करते हैं अगर उसमें कहीं कमी रह गई है उसमें कहीं गैप है तो उसको हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में आता है। जैसे पीएसएस पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे ओपीडी आईपीडी में लिया जाता है, जो भी वो कमी बताते हैं लो एट्रीब्यूट पर उसका कापा बनता है, कापा के साथ उसकी कमेटी में जिक्र होता है और उसको गैप को क्लोज किया जाता है। उसी से क्लिनिशियन फीडबैक फॉर द डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं लैब हुआ रेडियोलॉजी हुआ वहाँ पर खासकर सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल क्लिनिशियन द्वारा फीडबैक लिया जाता है कि वहाँ कमी क्या है उसको पूरा करते हैं। इसी तरह पीडीसीए प्लान डू चेक एक्ट, जो भी हमें क्वालिटी इंप्रूव करना रहता है कहीं भी चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पीडीसीए हम बनाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। 5S ऑडिट करते हैं सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में, इससे चेक पॉइंट्स हैं। 5S ऑडिट करते हैं। प्रोसेस मैपिंग इन ऑल क्रिटिकल प्रोसेस सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल के चेकलिस्ट में लक्ष्य और आपके मुस्कान के चेकलिस्ट में प्रोसेस मैपिंग सभी क्रिटिकल प्रोसेस का करना चाहिए। रीप्रोसेस भी करना चाहिए, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड को रिमूव करके प्रॉपर प्रोसेस मैपिंग करना चाहिए ताकि हम क्वालिटी इंप्रूव करें। इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी इंश्योरेंस, ये खासकर लैब और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं कि हम जो भी जांच कर रहे हैं वो बाहर से भी उस सैंपल का जांच कराते हैं, रिपोर्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो भी जांच कर रहे हैं वो प्रॉपर सही है कि नहीं सही है या उसमें कोई डिविएशन है, उस पर हम एक्शन प्लान बनाते हैं। इससे आपका उसका रजिस्टर रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे लैब इन्वेस्टिगेशन हुआ, टीबी स्लाइड का हुआ, मलेरिया स्लाइड का हुआ, ये एनएचपी में आपको मिलेगा और खासकर लैब के डिपार्टमेंट में मिलेंगे। टीएलडी बैच जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर रेडिएशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आईसीटीसी या किचन में भी क्वालिटी चेक करते हैं खा करके उसका सही है कि नहीं सही है। क्वालिटी टूल यूज करते हैं, कोई भी गैप है जो ऊपर जितने भी हम स्ट्रक्चर गैप या पेशेंट से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड, स्टाफ इंटरव्यू से रिलेटेड या आपके रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई गैप आता है तो उसको गैप क्लोजिंग करने के लिए 7 क्वालिटी टूल यूज करते हैं। अपडेटेड एसओपी होना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट का अपडेटेड एसओपी होनी चाहिए ताकि उस डिपार्टमेंट में कैसे कोई चीज़ किया जाता है वो पता रहे स्टाफ को, उसको प्रॉपर पढ़ें और एसओपी के अनुसार वर्क करें। हर डिपार्टमेंट का एसओपी होना चाहिए। साथ में हॉस्पिटल आपकी और क्लीनेस का भी एसओपी होना चाहिए, कायाकल्प में काफ़ी जरूरी है। बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल की भी एसओपी होनी चाहिए। अपडेटेड पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी डिपार्टमेंट है या फैसिलिटी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसका फैसिलिटी वाइज या डिपार्टमेंट वाइज आपका क्वालिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होना चाहिए। इसके साथ साथ कंडमेशन पॉलिसी, एंटीबायोटिक पॉलिसी, ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी भी अपडेटेड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आपका पॉलिसी
अप्लीकेबल है वो भी साथ में आप रख सकते हैं। मतलब इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो भी इस सिंगल चेकलिस्ट के द्वारा आप एनक्वास, लक्ष्य, मुस्कान, ये सारी चीज़ें आप सिंगल चेकलिस्ट के से आप एनक्वास, लक्ष्य, मुस्कान, कायाकल्प सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। फैसिलिटी को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट पूरे कर सकते हैं, रिकॉर्ड के पॉइंट पूरे कर सकते हैं, चाहे वो जिस लेवल की फैसिलिटी हो, चाहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चाहे पीएससी हो, अर्बन पीएससी हो, सीएससी हो, अर्बन सीएससी हो, सीएससी एफआरयू, एसडीएच हो, डीएच हो, डीडब्ल्यूएच हो, डीसीएच हो, उसमें एनक्वास, मुस्कान, लक्ष्य, कायाकल्प सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये आपका मॉर्निंग चेकलिस्ट ऑब्जर्वेशन का है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये आपके रिकॉर्ड और स्टाफ इंटरव्यू के सारे पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम जितने भी डिपार्टमेंटल चेकलिस्ट है, फैसिलिटी की चेकलिस्ट है, एनक्वास, लक्ष्य, मुस्कान की चेकलिस्ट है, उसको एक साथ कंपाइल कर दें, जो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। ये मेरा कंपाइलेशन, ये मेरा इनोवेशन या ये मेरा मेहनत आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो भी हम वर्क को कैसे आसान किया जा सकता है, एनक्वास, लक्ष्य, मुस्कान सर्टिफिकेशन कैसे इजी वे में करा सकते हैं, इसका हम वीडियो बनाते रहते हैं ताकि हमारा या हमारे स्टाफ का वर्क काफ़ी आसान हो जाए, इजी वे में वो सर्टिफिकेशन करा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।